इसी उसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 3 बोला था। क्वेश्चन नंबर 3 का मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ क्विज के अंदर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए स्क्वायर फ्रेम ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर इज डिप्ड इन ए लिक्विड। द A membrane is formed when taken out force acting on the frame. ओके मैंने क्या माना कि एक फ्रेम है, स्क्वायर फ्रेम है। स्क्वायर फ्रेम की साइड दी गई है 2 सेंटीमीटर और इसी फ्रेम को मैंने एक लिक्विड के अंदर, ये मैंने लिक्विड लिया, इस लिक्विड के अंदर मैंने इसे डिप कराया। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है। अब जब मैंने इससे लिक्विड से बाहर निकाला तो इस पर एक लेयर बनेगी। वो कह रहा है ये सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन है। उस सरफेस टेंशन की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 2.5 न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन कितना दिया हुआ है? मैंने माना सरफेस टेंशन T इज इक्वल्स टू 2.5 न्यूटन पर मीटर। ओके और इसकी साइड मुझे दी गई है। मैं जानता हूं सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ या फिर पेरीमीटर। पेरीमीटर पेरीमीटर इसकी कितनी होगी? पेरीमीटर के लिए क्या मैं इसकी सारी साइड्स जोड़ दूं? जितनी भी साइड इसमें दी गई हैं वो सारी साइड्स जोड़ दूं तो साइड इसकी कितनी है? 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर इंटू 4, 2 सेंटीमीटर इंटू 4 इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगी पेरीमीटर। क्योंकि सरफेस टेंशन जो होगी वो पूरे इस सरफेस पर लगेगी। ओके तो कितना आ गया? 8 सेंटीमीटर। मुझे पेरीमीटर मिल गया। सरफेस टेंशन मुझे दी गई है, कितनी दी गई है? सरफेस टेंशन दी गई मुझे 2.5। पेरीमीटर मुझे सेंटीमीटर में दिया गया। ये मुझे कितना फोर्स मुझे डिटरमाइन करना है। ओके तो इस पेरीमीटर को पहले सेंटीमीटर से मैं मीटर में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो क्या 8/100 कर दूँ तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या इसे मैं ये लिख सकता हूँ 8/100। यहाँ से अगर फोर्स को मैं डिटरमाइन करूँ तो F इज इक्वल्स टू कितना आएगा? 2.5 इंटू 8/100। इसे जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.20 न्यूटन। दिस इज फोर्स इज इक्वल्स टू 0.20 न्यूटन। ये है इस क्विज का आंसर। अगला क्वेश्चन है ए लार्ज बबल rises from the surface and its radius become 4 times. Find the depth of lake. मतलब एक लेक है, ये मैंने लेक मानी। इस लेक में एक बबल है जो यहाँ पर है। इस बबल की रेडियस मैंने मानी कितनी? स्मॉल r। ये बबल जब इस लेक की इस सरफेस पर पहुंचा तो इस बबल की रेडियस हो गई कितनी? इस बबल की रेडियस हो गई 4r। 4r। ओके ये क्वेश्चन कह रहा है, वो कह रहा है फाइंड द डेप्थ ऑफ लेक। ये जो लेक है इस लेक की डेप्थ फाइंड कर लो। इस डेप्थ को मैंने माना h।
अब थोड़ा सा गौर से सोचना, अब थोड़ा सा गौर से सोचना, इसकी रेडियस r है, इसकी रेडियस 4r है, इसकी हाइट मैंने मानी h है। क्या यहाँ पर यानी इस वाले पॉइंट पर, सबसे लास्ट वाले ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर इसका प्रेशर मैंने माना P2 है, और ये जो सरफेस है, इस सरफेस पर मैंने माना कि प्रेशर P1 है। क्या ये जो P1 होगा वो P एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा? और क्वेश्चन में दिया गया है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू डेट ऑफ कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h। अगर ये वाटर ऑफ हाइट h के इक्वल दिया है तो PATM को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो जी एच। रो किसका? वाटर का, जी, और h किसके लिए? वाटर की हाइट। ओके, मुझे ये पता चल गया। अब ये सारी चीज़ें पता चल गई मुझे। अब एक चीज़ और थोड़ा सा ध्यान से देखने लायक है कि प्रेशर इसका चेंज हो रहा है, P1 और P2 प्रेशर इसका चेंज हो रहा है। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो इसका सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर इसका चेंज नहीं हो रहा। ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है, ये सराउंडिंग का टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है। अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या मैं इसे आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकता हूँ? आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकता हूँ। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकता हूँ, देखो यहाँ पर P चेंज हुआ, यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हुआ, क्योंकि पहले R रेडियस थी, अब वही रेडियस कितनी हो गई? 4R। तो वॉल्यूम चेंज हुआ, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2। P1 इस पॉइंट पर और P2 इस पॉइंट पर। P1 अपन को पता है, P1 है PATM, तो मैंने इसे लिखा PATM। वॉल्यूम अगर मैं देखूं तो V1 इस वाले पॉइंट पर, क्या मैं इस स्फीयर का वॉल्यूम लिख सकता हूँ 4/3 इंटू पाई, यहाँ पर लिख सकता हूँ 4R का होल थ्राइस इज इक्वल्स टू। अब यहाँ देखो P2 मुझे डिटरमाइन करना है। क्या P2 डिटरमाइन करने के लिए मैं लिख सकता हूँ P2 इज इक्वल्स टू P1 प्लस रो जी एच। ये चीज़ तो अपन ने मैनोमेट्री में सॉल्व की है ना, कि P2 अगर मुझे डिटरमाइन करना है तो P1, और नीचे की तरफ जब अपन आते हैं तो अपन लेते हैं पॉजिटिव प्रेशर को, तो मैंने P1 प्लस रो जी एच, कितना हो गया? रो जी, और ये वाली हाइट होगी h, तो मैं P2 पे पहुंच जाऊंगा। ये अपन मैनोमेट्री में इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ कि P1 इज इक्वल्स टू PATM है, तो इसे मैंने लिखा PATM प्लस रो जी एच, ये हो गया, इंटू वॉल्यूम V2 कितना है? वॉल्यूम आएगा 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब। ओके, 2 पॉइंट पर वॉल्यूम। यहाँ PATM इंटू 4/3 इंटू पाई, आर क्यूब की वैल्यू में कितनी रख सकता हूँ? इसे मैं लिख सकता हूँ 64 इंटू आर क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो PATM इंटू 4/3 से 4/3 कैंसिल आउट कर दूँ, ये भी मैंने कैंसिल आउट कर दी, तो यहाँ कितना बच गया? आर क्यूब इंटू, यहाँ बचेगा रो जी एच इंटू आर क्यूब। यहाँ से भी मैंने आर क्यूब कॉमन लिया और आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ कितना बचेगा? 64 PATM इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा कितना? PATM प्लस रो जी एच, राइट। इस ATM को मैं इधर लेकर आता हूँ, PATM को,
तो यहाँ कितना बचेगा 63 PATM इज इक्वल्स टू रो जी एच। मुझे निकालना क्या है, डेप्थ ऑफ लेक। डेप्थ ऑफ लेक एच है, एच इज इक्वल्स टू 63 PATM अपॉन रो जी हो जाएगा। PATM की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, ये देखो PATM की वैल्यू होती है रो जी एच। तो क्या मैं इसे ये लिख सकता हूँ, PATM को 63 इंटू रो जी एच अपॉन रो जी। तो रो जी से रो जी कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर एच इज इक्वल्स टू 63 एच आ जाएगा। क्या यही इसका आंसर होगा? क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बॉडी वेग 4 न्यूटन इन एयर। मैंने माना एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसका वेट कितना है, इसका वेट है 4 न्यूटन। इसका वेट है 4 न्यूटन इन एयर। ओके, मैंने इसी बॉडी को मैंने जब डिप कराया किसके अंदर, वाटर के अंदर। ये मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने इसे डिप कराया। जब मैंने इसे डिप कराया तो इसका ये जो वेट है, ये वेट रह गया 3 न्यूटन। 3 न्यूटन इन वाटर। जब यहाँ क्या है, वाटर, यानी रो वाटर। जब मैंने इसी बॉडी को मैंने किसी लिक्विड में डिप कराया, इसमें क्या है, लिक्विड में अगर मैंने डिप कराया तो इसका वेट कितना है, इसका वेट है 2 न्यूटन। मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि ये वेट है वो हर बार ड्रॉप हो रहा है। तो क्या अपन एक चीज जानते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल्स टू होता है वेट ऑफ एयर, वेट ऑफ एयर या फिर वेट लॉस विद रिस्पेक्ट टू एयर, वेट लॉस विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन वेट लॉस फ्रॉम एयर टू वाटर, फ्रॉम एयर टू वाटर, राइट। अब मैं सबसे पहले रिलेटिव डेंसिटी एयर में निकाल रहा हूं इस सब्सटेंस की। तो रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी इन एयर ऑफ द सब्सटेंस या ऑफ द बॉडी, अगर इसकी रिलेटिव डेंसिटी मैं डिटरमाइन करूं तो वेट ऑफ एयर अपॉन वेट लॉस फ्रॉम एयर टू वाटर। तो वेट देखो, वेट कितना है एयर में, एयर में इसका वेट है 4, राइट। और वेट लॉस कितना हुआ एयर टू वाटर, 1 न्यूटन का, 1 न्यूटन का वेट लॉस एयर से जब वाटर में गया तो वेट लॉस हुआ 1 न्यूटन का। तो क्या इसकी ये जो रिलेटिव डेंसिटी है वो 4 आ जाएगी, 4 तो हो गया पहले के लिए, यानी रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड के लिए, सॉलिड के लिए अपन ने निकाल लिया 4। अब वो दूसरा कह रहा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव डेंसिटी अगर लिक्विड की निकालूं तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अब एयर के रिस्पेक्ट में लिक्विड के अंदर कितना ड्रॉप हुआ, वेट लॉस विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो वेट लॉस एयर के रिस्पेक्ट में कितना हुआ, तो एयर के रिस्पेक्ट में वेट लॉस हुआ, मैंने माना वेट लॉस इन वेट माइनस वेट इन लिक्विड माइनस वेट इन एयर
अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, क्योंकि वाटर के रिस्पेक्ट में नीचे तो हमेशा वाटर के रिस्पेक्ट में आता है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, वेट इन लिक्विड। वेट इन लिक्विड कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन। वेट इन लिक्विड, सॉरी यहाँ पर वेट इन एयर आएगा, यहाँ पर वेट इन लिक्विड आएगा। तो वेट इन एयर कितना दिया हुआ है, एयर है 4, माइनस वेट इन लिक्विड कितना दिया हुआ है, लिक्विड दिया गया है 2, अपॉन वेट इन एयर में वेट कितना दिया हुआ है, एयर में वेट दिया गया है 4, माइनस वाटर के अंदर वेट कितना दिया हुआ है, दिया गया है 3। तो क्या इसे सॉल्व करूंगा तो 2 आ जाएगा। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी आ गई, 2। ये आंसर है, यानी फर्स्ट का आंसर है 4 और सेकंड का आंसर है 2।